नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारा जो पहला पेपर है बच्चे और बचपन, उसका ये सेकंड मॉडल पेपर आपको मिलेगा। ये इसमें 70 नंबर का पूर्णांक होता है। समय सीमा इसकी 3 घंटे की होती है। प्रथम पेपर में पास होने के लिए आपको मिनिमम 28 नंबर चाहिए। ठीक है भाई, इससे कम अगर आप लाते हो ना तो आपकी बैक लगेगी। और अब हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा, ये सभी क्वेश्चंस जो मैं आपको क्लास में बता रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं और यहीं से आपके प्रश्न एग्ज़ाम में आएंगे। सीधे डायरेक्टली इनमें से ही आपके प्रश्न आएंगे, बाहर कुछ नहीं। एक दो प्रश्न आ जाएं तो वो बात एक अलग है। पहला क्वेश्चन आपका है कि सीखने का आधार क्या है। सीखने का मूल आधार है साथियों परिपक्वता, कि बच्चे की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, परिपक्वता जैसे जैसे आती है, उसकी अधिगम यानी उसके सीखने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ती जाती है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी राइट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि को लचीले समायोजन की क्षमता किसने कहा है। इंपॉर्टेंट कथन है साथियों ये। तो ये कथन है आपका वर्ट का। आंसर क्या होगा, सी राइट कर लीजिए। क्वेश्चन 3 है, किस अवस्था में भाषा विकास तीव्र होता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, ठीक है, यह अपनी जीन पियाजे की अवस्थाएं हैं साथियों। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है पहली, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, तो देखेंगे पहली अवस्था जो थी ना जीन पियाजे की, ये थी संवेदी क्रियात्मक अवस्था। दूसरी थी हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी थी हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी थी अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये जीन पियाजे की अवस्थाएं, इनको आप लोग ज़रा ध्यान रखेंगे, चारों ही अवस्थाओं को। इनमें से जो भाषा का विकास होता है ना वो सबसे ज़्यादा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ध्यान रखेंगे 7 से 12 वर्ष की उम्र। ठीक है, आगे देखेंगे, सूचनाओं का संप्रेषण मस्तिष्क के किस भाग में होता है। तो मैंने आपको मस्तिष्क के 3 भाग बताए साथियों, प्रेमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा। इनमें से संप्रेषण जो होता है सूचनाओं का वो आपके प्रेमस्तिष्क में होता है, ध्यान रखेंगे। वाइगोस्की ने इसके फोल्डिंग नाम किसको दिया था। ठीक है, तो आंसर होगा आपका सहारा लगाना। सहारे को क्या दिया था, इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग के बारे में मैंने फर्स्ट मॉडल पेपर में बताया है कि जब कोई बच्चा अधिगम करता है पहली बार तो उसे किसी सहारे की आवश्यकता होती है और वो धीरे धीरे परिपक्वता की ओर बढ़ता है तो वो सहारा लेना दूसरों का छोड़ देता है और यही प्रक्रिया एक घटना कहलाती है अपनी, इसके फोल्डिंग या सहारा लेना। अगला क्वेश्चन है, देखिए, संज्ञानवादी विचारधारा की मनोवैज्ञानिक कौन है। तो आप सब पता है साथियों, देखिए वाइगोस्की साहब ये भी संज्ञानवादी थे, ये सांस्कृतिक संज्ञानवादी थे। चॉम्स्की, ये इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे साहब थे, ये सभी हैं संज्ञानवादी, ध्यान रखना। वाइगोस्की, चॉम्स्की और जीन पियाजे तीनों ही संज्ञानवादी हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि संज्ञानवादी जो सिद्धांत था वो किसने दिया था, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया था, तब आंसर आपका जीन पियाजे होगा। सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है। तो मैंने आपको बताया था कि आरटीई अधिनियम 2009 के तहत, है ना, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होता है और वो उम्र होती है 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की उम्र पूछे तो, और कक्षा पूछे तो 1 से 8वीं तक कक्षा। ठीक है, ये निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार होता है। अगला है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था। तो आपका आंसर होगा लेव वाइगोस्की ने दिया था और इनके सिद्धांत में ZPD सिद्धांत की व्याख्या की गई थी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है आपका, अभिप्रेरणा की प्रक्रिया में तीनों सोपानों का सही क्रम क्या होगा। ये क्वेश्चन रीट में भी आ चुका है साथियों। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आवश्यकता, उसके बाद प्रणोद और उसके बाद प्रोत्साहन। इसको हम NIC भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, नीड यानी आवश्यकता, I का मतलब इंटोनेशन यानी प्रणोद और C का मतलब कोग्निटिव संज्ञान या फिर प्रोत्साहन। ओके, तो आपका यह क्रम राइट हो जाएगा। सबसे पहले व्यक्ति को आवश्यकता होगी,
आवश्यक के बाद उसका प्रणोद यानी कि चालक जागृत होगा, और चालक जागृत होने के बाद आवश्यकता की पूर्ति होगी तो उस व्यक्ति को पुनर्बलन या प्रोत्साहन जरूर मिलेगा। तो ये आपका क्रम हो जाएगा आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। राइट ऑप्शन बी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 10वां, व्यवहारवादी मॉडल से संबंधित नहीं है। तो भाई कौन सा नहीं है? स्कीमा नहीं है। ये स्कीमा किससे संबंधित है? संज्ञानवाद से संबंधित है। किससे है? संज्ञानवादी से संबंधित है। ये किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। ऐसे पढ़ो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये चाहे भले VSTC हो, लेकिन मैं रीड के तरीके से पढ़ा रहा हूँ। स्कीमा संज्ञानवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, परिपक्वता और आयु एक दूसरे से कैसे संबंधित है? तो परिपक्वता और आयु एक दूसरे से संबंधित है। आयु बढ़ने के साथ बालक का शारीरिक और मानसिक रूप से विकास होने लगता है, परिपक्वता आने लगती है। आयु बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियां चलने के लिए परिपक्व हो जाती हैं, तो वह चलना प्रारंभ कर देता है। अतः आयु बढ़ने के साथ साथ परिपक्वता भी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि को परिभाषित करते हुए सूत्र भी लिखिए। ठीक है भाई, तो ये सूत्र आपको याद रखना है। बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? सबसे पहले बुद्धि लब्धि मानसिक आयु यानी मेंटल एज तथा वास्तविक आयु का एक ऐसा अनुपात है जिसको अगर हम 100 से गुना कर दें तो हमें बुद्धि लब्धि प्राप्त हो जाती है। तो ये जो सिद्धांत, ये जो सूत्र दिया था ना, ये प्रथम सूत्र था, और इस सूत्र में संशोधन करके, ठीक है, टर्मन साहब ने इसको 100 से गुना कर दिया। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया? बुद्धि लब्धि निकल के आती है हमारी इससे। ठीक है, ये टर्मन का सूत्र है साथियों, इसको 100 से गुना और कर लीजिएगा आप लोग। ये मूल सूत्र था, इसको अगर 100 से हम गुना कर देते हैं तो हमारी बुद्धि लब्धि ज्ञात हो जाती है, और ये टर्मन ने इसको 100 से गुना किया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, पुनः प्रतिस्थापन किसे कहते हैं? समझ में सारी चीज़ें आएंगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है साथियों, पढ़ने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। पुनः प्रतिस्थापन, जब पुरानी स्मृति की आवश्यकता पड़ती है तो दीर्घ स्मृति उन्हें डिकोड करती है, याद करती है, जिसे वह पहले वाले स्वरूप में आ जाती है, और इसी को हम पुनः प्रतिस्थापन कहते हैं। यानी कि एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमको पुरानी बातों की याद आने लगती हैं, वही कहलाता है पुनः प्रतिस्थापन। अगला है संज्ञान। संज्ञान का मतलब होता है कॉग्निटिव। क्या बोलेंगे इसको? कॉग्निटिव। क्या बोलेंगे साथियों? संज्ञान को कॉग्निटिव बोलते हैं इंग्लिश में, और कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञान, और संज्ञान का सीधा सीधा मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान बोलते हैं हम साथियों नॉलेज को। क्या बोलेंगे? नॉलेज को। तो ये जो कॉग्निटिव शब्द है, संज्ञान है, ये हमारा साइकोलॉजी का शब्द है। हिंदी में इसे ज्ञान कहेंगे, इंग्लिश में इसे नॉलेज के नाम से जानते हैं। तो संज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जीव को किसी वस्तु, किसी घटना या परिस्थिति का बोध होता है। इसके अंतर्गत प्रत्यक्षीकरण, पहचान है, निर्णय तथा अवधारणा जैसी मानसिक प्रक्रियाएं भी इसमें शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वनियमन से क्या तात्पर्य है? बताओ साथियों, स्वनियमन जो होता है वो बाहरी दंड या पुरस्कार पर आश्रित नहीं होकर स्वयं अपने व्यवहार को अधिक से अधिक नियंत्रण करना, अपना अवलोकन करना, अपने लिए पुरस्कार देना और खुद के लिए दंड चयन करना स्वनियमन कहलाता है। यानी कि खुद के ऊपर खुद की मर्जी को चलाना। ठीक है, वही तो है स्वनियमन। स्वयं अपने नियम बना करके और स्वयं के ऊपर ही उनको फॉलो करना स्वनियमन कहलाता है। नेक्स्ट है, संप्रेषण को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण को परिभाषित कीजिए। संप्रेषण वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति एक ही संगठन में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं ताकि एक साझा या सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। अर्थात संप्रेषण चिंतन, विचारों और संवेगों के आदान प्रदान की क्या होती है? प्रक्रिया होती है। समावेशी शिक्षा के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए? ये आपका 17वां क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा के लिए सरकार ने विशेष क्षमता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने की व्यवस्था की तथा शिक्षकों को भी इनके लिए प्रशिक्षित किया गया था। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, तो वही कहलाता है समावेशी शिक्षा। सामान्य बच्चों के साथ में एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। अगला है, नियमबद्ध क्रीड़ा की विशेषता लिखिए।
इसकी विशेषता यह है कि सामाजिक आदान प्रदान को आरंभ करने, नियंत्रित करने, जारी करने तथा समाप्त करने के लिए बाह्य रूप से प्रत्यक्ष नियमों का प्रयोग किया जाता है। नियमबद्ध क्रीड़ा की विशेषता कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19वां। खेल स्वयं प्रेरित एवं स्वयं निर्देशित होता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। 19वां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। निश्चित रूप से खेल स्वयं प्रेरित एवं स्वयं निर्देशित होते हैं। खेल एक स्वाभाविक और आत्म प्रेरित क्रिया है जिसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ता। खेल में बच्चे स्वयं तय करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, वे क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। उन पर कोई दबाव नहीं होता। जैसे प्रियंका सीढ़ी पर बार बार कूद रही है, वह ना तो किसी की प्रशंसा की अपेक्षा करती है, ना किसी के कूदने के कौशल को दिखाने की बात करती है। वो स्वयं अपने मन से काम कर रही है। वह स्वप्रेरित है, खुश है, अनायास ही उसका शारीरिक व क्रियात्मक विकास हो रहा है, तो वह कहलाता है स्वप्रेरित खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का शिक्षक के लिए क्या महत्व है? इस सिद्धांत के माध्यम से शिक्षक बच्चों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र पहचान पाते हैं। ZPD, ठीक है भाई, समीपस्थ विकास क्षेत्र या समीपस्थ विकास सिद्धांत। शिक्षक बच्चों को वह दिखाते हैं, वे बताते हैं कि जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से जुड़ा हो। इसके अतिरिक्त एक शिक्षक को चाहिए कि वह हर बच्चे की स्थिति को पहचान कर उपयुक्त प्रतिक्रिया दे सके। इसका एक तरीका है सहपाठियों से सीखना। इसमें शिक्षक ऐसे काम करवाते हैं जिसमें एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी के समीपस्थ विकास के क्षेत्र में पहुंचने में मदद करते हैं। यदि बच्चों को कोई ऐसी समस्या या विषय को मिलकर हल करने या खोजने के लिए दिया जाए तो सीखने पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। सहयोगी कार्य करते वक्त बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना और अपने सामाजिक स्तर को बनाए रखने की चाहत कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हम कैसे याद करते हैं? स्मृति का स्वरूप क्या है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो स्मृति के संबंध में कई धारणाएं फैली हुई हैं, कई धारणाएं प्रचलित हैं जो स्मृति को भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित करती हैं। कौन कौन सी है वो ध्यान रखेंगे आप लोग। अब स्मृति मनुष्य की सामान्य संचय शक्ति है जो चेतना के स्तर को बढ़ाती है। स्मृति एक नया अनुभव है जो पूर्व अनुभव की स्थितियों द्वारा निर्धारित होता है और दोनों के बीच संबंध स्पष्ट हो जाता है। अनुभवों को प्राप्त करना और उनका चयन करना कुछ समय बाद उनको पुनः चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति हम में है उसी को हम क्या कहेंगे? स्मृति कहेंगे। सीखी हुई विषय वस्तु हमें याद है या नहीं, इसकी हम जांच दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम उसको रिकॉल करके कर सकते हैं या फिर रिकॉग्नाइज करके। रिकॉल का मतलब होता है पुनः स्मरण करना और रिकॉग्नाइज का मतलब पुनः पहचान करके। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, आंतरिक अभिप्रेरणा व बाह्य अभिप्रेरणा में क्या अंतर है? अच्छा भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखेंगे आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में। सबसे पहले ये बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती है, इनको बाहरी अभिप्रेरकों की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे बच्चे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक आवश्यकताओं के वशीभूत होकर कार्य नहीं करते हैं। कार्य ही आनंद, ऊर्जा देती है। ये सभी परिस्थितियों में एक समान बनी रहती है और ये लक्ष्य केंद्रित होती है। ठीक है भाई, और यह एक निश्चित सीमा तक ही कार्य करते हैं। ये होती है हमारी बाहरी आंतरिक अभिप्रेरणा, ध्यान रखें। सबसे अच्छी होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। व्यक्ति स्वयं मोटिवेट होता है, वो उसी से अच्छा काम करता है। बात करें बाह्य अभिप्रेरणा की तो देखेंगे इन्हें बाहरी परिस्थितियां देकर के अभिप्रेरित किया जाता है। इन्हें बाह्य अभिप्रेरित देकर के अभिप्रेरित किया जाता है। ऐसे बच्चों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आवश्यकताएं मुख्य होती है। प्रेरकों से आनंद और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। लक्ष्य संकेंद्रण में प्रेरकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा की सीमा जहाँ समाप्त होती है वहाँ से
बाह्य अभिप्रेरणा अपना काम करना शुरू करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्कूल में प्रवेश लेने वाले बच्चे क्या क्या जानते हैं? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखेंगे यहाँ पर, बच्चा जब 5 से 6 वर्ष की उम्र में विद्यालय में प्रवेश करता है, इससे पहले वह परिवार, समुदाय, परिवेश, पशु पक्षियों, वनस्पतियों, सामाजिक संबंधों, भाषा, शब्दों, कविता, कहानी आदि के निरंतर संपर्क में रहता है। उनसे क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाता है और सीखने की यह अद्भुत क्षमता, जिज्ञासा उसके ज्ञान भंडार में निरंतर अभिवृद्धि करती है। बच्चों का प्रारंभिक ज्ञान अनेक आधारों पर विकसित होता है, जैसे भाषा का ज्ञान, परिवार व समुदाय की समझ, परिवेश की समझ, आकृतियाँ व आकार की समझ, वजन की समझ और तकनीकी ज्ञान। ये इसके मुख्य आधार हैं। अब हम आते हैं हमारे निबंधात्मक प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने व्यक्तिगत कारकों की। व्यक्तिगत कारक कौन कौन से हैं? पहला है आयु एवं परिपक्वता। कैसे प्रभावित करती है, देखिए। सीखने के लिए बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। यदि बच्चों का शारीरिक परिपक्व नहीं होगा, शरीर ही परिपक्व नहीं होगा, तो वह चलना, खड़ा होना, बोलना आदि गतिविधियां नहीं सीख पाएगा। दूसरा कारक है शारीरिक स्वास्थ्य। ठीक है, स्वस्थ बच्चा ऊर्जा व उत्साह के साथ सीखने में सक्रिय रहता है। इसके विपरीत अगर कोई बच्चा अस्वस्थ है तो उसके सीखने में अवरोध उत्पन्न करेगी उसकी बीमारी। अतः बच्चों का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना भी अनिवार्य है। तीसरा हमारा व्यक्तिगत कारक है अभिप्रेरणा। यह सीखने को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। बच्चों द्वारा किसी लक्षित विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। यदि लक्षित विषय वस्तु की तरफ अभिभावक एवं शिक्षक के द्वारा उसे प्रशंसा, प्रोत्साहन या पुरस्कार दिया जाता है तो वह बच्चा उसे जल्दी और आसानी से सीख लेता है। वातावरणीय कारकों में हमारे आते हैं जो बच्चे को प्रभावित करते हैं, उनमें है परिवार का वातावरण। सीखने की शुरुआत परिवार से होती है। अगर परिवार का वातावरण अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है तो बच्चे अच्छी तरीके से सीखते हैं। विद्यालय का वातावरण देखेंगे। परिवार के बाद बच्चों का अधिकांश समय विद्यालय में व्यतीत होता है। विद्यालय संबंधी कई कारक उसके सीखने को प्रभावित करते हैं, जैसे विद्यालय की स्थिति, स्वच्छता, शांत वातावरण, बैठने की समुचित व्यवस्था। तीसरा हमारा कारक है साथियों इसमें वातावरणीय कारकों में विषय वस्तु। पढ़ाई अथवा सिखाई जाने वाली विषय वस्तु बच्चों की आयु तथा मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, रोचक और व्यवस्थित क्रमबद्ध होनी चाहिए, तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। चौथा हमारा कारक है वातावरणीय सीखने की विधि। विषय वस्तु एवं आयु के अनुकूल शिक्षण विधि का उपयोग सीखने को प्रभावित करता है। जब बच्चे स्वयं करके, अभ्यास करके, समझ करके सीखते हैं तो सीखना अपेक्षाकृत स्थायी हो जाता है और वो बच्चे के दिमाग में ज़्यादा दिन तक ठहर सकता है। अगला हमारा सिद्धांत है बुद्धि की अवधारणा। व बुद्धि के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। गिलफर्ट का जो त्रिआयामी सिद्धांत है उसका भी वर्णन आपको करना है। सबसे पहले बुद्धि की अवधारणा, ये साथियों रीट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बुद्धि वाला चैप्टर साइकोलॉजी में। तो बुद्धि की अवधारणा ऐतिहासिक संदर्भ में बुद्धि की जो संकल्पनाएं थी उससे एक आशय तो निकाला ही जा सकता है कि उन्हें बुद्धि को सिर्फ कुछ मान्यताओं के आधार पर ही अंकों में मापने पर जोर दिया। वे बुद्धि को बहुत संकुचित स्वरूप में देख रहे थे, जिससे बच्चों की अन्य क्षमताओं को महत्व देने का कोई स्थान नहीं था। परंतु वे ये जानते हैं कि 9 साल की एक लड़की को विद्यालय में संख्या नहीं सीख पा रही है, लेकिन वह बिना किसी गलती किए हुए घर का सारा काम या सारा सामान खरीदकर बाजार से ला सकती है। अतः हम यह पाते हैं कि सीखने की क्षमता को ही
बुद्धि अगर मान लिया जाए तो सीखने की क्षमता का आकलन, सीखने की गति, व्यावहारिक उपयोग या अधिक समय तक याद रखने की योग्यता आदि के आधार पर किया जा सकता है। अब गिलफर्ट का त्रिआयामी सिद्धांत देखेंगे। इसमें गिलफर्ट के इस त्रिआयामी सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफर्ट ने इस सिद्धांत में बुद्धि के 3 आयाम बताए। ये इम्पोर्टेंट है साथियों, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। गिलफर्ट का त्रिआयामी सिद्धांत में 3 कंटेंट कौन कौन से थे? इन 3 आयामों को आपको याद रखना है। पहला है संक्रिया, दूसरा है विषय वस्तु और तीसरा है उत्पादन। इन 3 उत्पादकों की अगर हम बात करें, इन तीनों ही आयामों की, तो इन तीनों ही आयामों को अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। अगर मैं संक्रिया की बात करूं साथियों, तो इसमें 5 तत्व शामिल किए गए हैं। विषय वस्तु में भी 5 हैं और इसमें आपके उत्पादन में 6। तो आपको मैं बता दूं ना, सही बात, तो ये आपका रेट का टॉपिक है साथियों, गिलफर्ट वाला, और ये कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, गिलफर्ट का जो ये क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, रेट के लिए भी। तो इसमें आप लोग देखेंगे ना 5, इसमें 5 और इसमें 6, कितने हैं? 6। तो देख लीजिए आप लोग कितने टोटल कारक हुए? 150 कारक बताए उन्होंने, लेकिन वर्तमान में अब इसमें 180 हो गए। अब कितने हैं इसमें? 180। अपनी सीरीज में 150 कारक ही बताए उन्होंने, लेकिन वर्तमान में अब 180 कारक हैं। ठीक है भाई। संक्रिया में देखेंगे मूल्यांकन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, स्मृति और संज्ञान है। विषय वस्तु में है दृश्य, श्रव्य, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारात्मक है। इकाई, उत्पादन में इकाई है, वर्ग है, संबंध है, तंत्र प्रणाली, रूपांतरण और अनुप्रयोग है। संक्रिया आयाम के 5 कारक, ठीक है, याद रखना है आपको। विषय वस्तु आयाम के 5 कारक, उत्पादन आयाम के 6 कारक। इस प्रकार टोटल हमारी सीरीज में 150 दिए गए अपने BSTC के सिलेबस में। वैसे ये 180 है। कैसे हैं? 5 गुना 6 गुना 6, देखो ये है अपना। ठीक है भाई, 180 होते टोटल। ऐसे है 6 गुना 5, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। शायद 180 है वर्तमान में इसमें। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 26वां। समावेशी शिक्षा का अर्थ बताते हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में NCF 2005 में निहित प्रावधानों का विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, ध्यान रखना। सबसे पहले बात करें समावेशी शिक्षा की। NCF 2005 के अंतर्गत कहा गया है कि कभी कभी बच्चों को अपंग या अक्षम आदि शब्दों से संबोधित हम करते हैं तो उनमें कुंठा की भावना पैदा हो जाती है। ऐसे बच्चों को भी अन्य बच्चों के समान ही शिक्षा प्रदान की जाती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी ऐसा वातावरण देना चाहिए या करना चाहिए जिससे उनके सीखने की प्रक्रिया में कम से कम बाधाएं आए, ताकि वे अन्य बच्चों की भांति ही सीख कर समझ कर आगे बढ़ें और उनका समुचित विकास हो सके। अब NCF 2005 में कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए देखेंगे। समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का अलग से शिक्षण नहीं होगा। उन्हें सामान्य बच्चों के साथ ही समान पाठ्यक्रम और समान विधि से शिक्षण करवाया जाएगा। प्रवेश के समय प्रत्येक विशेष आवश्यकता की जांच कर बच्चे को प्रवेश दिया जाए ताकि उसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। दृष्टिकोण एवं श्रवण बच्चित बच्चों को अग्रिम पंक्ति में, पहली पंक्ति में अन्य बच्चों के साथ बिठाया जाए ताकि वे श्यामपट्ट कार्य को सुगमता से लिख सकें और स्पष्ट समझ सकें। कक्षा में शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर मोटे मोटे अक्षर और सुपट्ट शब्दों में लिखा जाना चाहिए। श्यामपट्ट शैक्षिक उपकरण तक हर प्रकार की अक्षमता वाले बच्चों की पहुंच आसान होनी चाहिए। 5वां है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाना आवश्यक है।
अस्थि दोष वाले बच्चों को ट्राईसाइकिलिंग या व्हील चेयर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, जिससे उनकी गतिशीलता संभव हो सके। छठवां प्रावधान है कि विषय की जानकारी और सीखने में सहायक अनेक प्रकार के उपकरणों की व्यवस्था से पाठ्यक्रम में यथाउचित अनुकूलन किया जा सकता है। हमारा अंतिम क्वेश्चन है साथियों 27वां। खेल मात्र खेल नहीं, बालक के व्यक्तित्व विकास में उनकी भूमिका स्पष्ट करते हुए खेल की विभिन्न विशेषताओं को बताइए। तो देखेंगे, खेल मात्र खेल नहीं, क्योंकि बालक के व्यक्तित्व के विकास में उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। खेल के दौरान बच्चे समस्याओं का समाधान करना सीखते हैं। इस संबंध में वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चों की कार्यकुशलता में तब अंतर दिखता है जब कोई समस्या का समाधान स्वयं कर रहे होते हैं और जब कोई और बच्चा या बड़ा उनकी मदद करता है। तो इस अंतर को लेव वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र या जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD नाम दिया। खेलों के द्वारा बच्चों के शारीरिक, मानसिक और चिंतन शक्ति का विकास होता है। खेल बच्चों को दैनिक स्थितियों से जूझने में मदद करते हैं। खेलों की विशेषताएं देखिए। खेल एक स्वप्रेरित और स्वनिर्देशित होता है। खेल में बच्चे स्वयं अपना निर्णय तय करके समाधान कर लेते हैं। दूसरी विशेषता है, खेल की प्रक्रिया ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि उसका परिणाम। कैसे? बच्चे खेलते हैं क्योंकि उनको खेलना अच्छा लगता है। उनका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता। जिन खेलों में उद्देश्य भी होते हैं तो वे खेल में ही निहित होते हैं। नेक्स्ट है विशेषता, खेल में मानसिक नियम होते हैं। भले ही खेल स्वप्रेरित होते हैं, परंतु खेलते हुए बच्चे अपने मन में कुछ नियम बना लेते हैं। खेल कल्पनाशील और सृजनात्मक होते हैं। खेल के दौरान बच्चे वास्तविकता से कुछ परे एक काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं। खेल आनंददायी भी होते हैं। कैसे? देखिए, खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों को आनंद देती है, उसमें ताजगी और स्फूर्ति लाती है। खेल के दौरान बच्चे सजग और सक्रिय रहते हैं। आमतौर पर बच्चे इसलिए खेलते हैं क्योंकि वे खेलना चाहते हैं और खेल से उत्पन्न भावना उन्हें अच्छी लगती हैं। तो ये आपका गैस पेपर आपका 2 हुआ कंप्लीट। बच्चे और बचपन का बच्चे और सीखना, ठीक है भाई, बच्चे और सीखना। ओके, तो आप लोग पढ़ें इनको पूरा विस्तार से। एक बार समझ में नहीं आता फिर दोबारा रिवीजन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने दोस्तों और सहपाठियों को ज़रूर बताएं। आप लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ें, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।